जब एक नीट की छात्रा बेहोशी की हालत में मिलती है, उसके शरीर पर चोटों के निशान होते हैं और मामला यौन शोषण से जुड़ा होने की आशंका बनती है, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि क्या पुलिस ने शुरुआत में वो सब किया जो किया जाना चाहिए था। इस पूरे मामले में हम आपको बता दें, भास्कर की पड़ताल से ये सामने आया है कि छात्रा से जुड़ी वारदात की पहली सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को कदम कुआं थाने से मिली थी। उस वक्त वो गांधी मैदान में एक मीटिंग में व्यस्त थी। सूचना मिलने के बाद वो अस्पताल तो पहुंचती हैं, डॉक्टरों से बातचीत भी करती हैं, लेकिन जिस जगह यह पूरी घटना हुई यानी शंभू गर्ल्स हॉस्टल, वहां जाने की जरूरत नहीं समझी गई। यहीं से जांच की दिशा पर पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि किसी भी यौन शोषण या संदिग्ध मौत के मामले में घटनास्थल सबसे अहम होता है, सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि सबूत वहीं से मिलते हैं। इस केस में सबसे चौंकाने वाला मामला खुद थाना प्रभारी के ड्राइवर से सामने आया है। हम आपको बता दें, हिडन कैमरे पर दिए गए बयान में ड्राइवर बताता है कि वो उस दिन मैडम के साथ गांधी मैदान में मीटिंग में गया था। मीटिंग के दौरान ही सूचना मिली कि एक लड़की के साथ कोई गंभीर वारदात हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैडम सीधे अस्पताल पहुंची, वहां डॉक्टरों से बातचीत की, लेकिन हॉस्टल नहीं गई। ड्राइवर के मुताबिक मैडम को हॉस्टल का पता तक नहीं था और उन्होंने उससे कहा कि पहले यह पता करो कि हॉस्टल आखिर है कहां और किसका है। अब आपको दूसरा पहलू बताते हैं। ड्राइवर बताता है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ हॉस्टल पहुंचा, लेकिन तब तक घटना को करीब 3 दिन बीत चुके थे। यानी वो 9 जनवरी को हॉस्टल पहुंचता है, जबकि घटना 5 या 6 जनवरी की मानी जा रही है। ड्राइवर के मुताबिक काफी देर तक हॉस्टल का दरवाजा नहीं खोला गया। बाद में पुलिस का हवाला देने पर दरवाजा को खोल दिया जाता है। हम आपको बता दें, अंदर जाकर उसने सबसे पहले डीवीआर निकाली और सीधे थाने ले गया। उसी डीवीआर को उसने बाद में थाना प्रभारी को पूरी तरीके से दिखाया। यानी कि यहीं से एक और गंभीर सवाल उठता है, जब किसी संवेदनशील मामले में डीवीआर 3 दिन के बाद जब्त की जाती है, तो क्या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बता दें, डीवीआर 9 जनवरी को जब्त की गई, जबकि घटना 5-6 जनवरी की थी। यानी करीब 72 घंटों का ऐसा समय जब हॉस्टल पुलिस की सीधी निगरानी से बाहर रहा है। अब पुलिस इस केस को 4 अलग अलग थ्योरी के आधार पर बांट कर देख रही है। चलिए आपको बताते हैं। पहली थ्योरी यह जानने की कोशिश कर रही है कि 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना पहुंचने के दौरान छात्रा की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें, छात्रा ने दोपहर करीब 1 बजे जहानाबाद से ट्रेन पकड़ी थी और करीब 3 बजे उसे पटना जंक्शन पर देखा गया। 3:35 पे वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती है। वहां से अपने पिता को फोन कर बताती है कि वो ठीक से और सही सलामत पहुंच गई है। पुलिस ये जांच कर रही है कि यात्रा के दौरान या उससे पहले कोई असामान्य घटना तो नहीं हुई थी। इसके लिए मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, टावर लोकेशन, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं लगातार। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि अब तक इस थ्योरी में ऐसा कोई भी ठोस संकेत या एंगल नहीं मिल पाया है जिससे यह साबित हो सके कि छात्रा पहले से किसी गंभीर तनाव या परेशानी में जूझ रही थी। परिवार और जितने भी परिचित हैं, उनके बयान भी यही बताते हैं कि यह सामान्य अवस्था में पटना पहुंची थी। बिल्कुल ठीक ढंग से अपने परिवार से उसने बातचीत भी की। दूसरी थ्योरी पटना पहुंचने के बाद छात्र की मूवमेंट पर केंद्रित है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हॉस्टल पहुंचने के बाद वह बाहर गई थी या किसी से मिली थी या नहीं मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा 3:35 पे हॉस्टल पहुंची थी और शाम को ही उसे बेहोशी की हालत में एक मेडिकल दुकान में लाया गया। यानी 4 से 5 घंटे का ऐसा समय जिसमें सबसे बड़ी घटना होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मेडिकल दुकान तक छात्रा को कौन लेकर गया और उसे सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, यह सबसे बड़ा सवाल था। तीसरा और सबसे अहम थ्योरी यह है कि अगर छात्रा हॉस्टल पहुंचते वक्त पूरी तरीके से सामान्य थी, तो अपराध हॉस्टल परिसर के भीतर ही हुआ। यह बात तो सच है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना छात्रा के अपने कमरे में हुई है या हॉस्टल के किसी दूसरे कमरे में। सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों की शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में चोट और खरोच के निशान दर्ज किए गए थे। 6 जनवरी को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने यह जानकारी अस्पताल प्रबंधन, पुलिस और परिजनों को भी दी थी।
3 दरवाजों वाले हॉस्टल में पीछे गेट और लिंक रोड कनेक्शन को खास तौर पर जांच के दायरे में लिया जा रहा है। इस केस की चौथी थ्योरी सबसे ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा अपने मोबाइल से एक खास नंबर पर बार-बार बात कर रही थी। यह नंबर किसी अनजान व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके करीबी सर्कल से जुड़े किसी शख्स का बताया जा रहा है। यह कॉल पैटर्न 5 जनवरी को पटना पहुंचने से पहले और बाद दोनों समय एक्टिव दिखाया गया था। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह सिर्फ सामान्य बातचीत थी या फिर किसी तरह का मानसिक दबाव या किसी मुलाकात की तैयारी इसमें शामिल थी। हम आपको बता दें, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जहानाबाद में छात्रा किन लोगों से और किन परिस्थितियों में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि छात्रा के साथ क्या हुआ, बल्कि यह भी है कि शुरुआती जांच में जो चूक हुई है उसका असर सच तक पहुंचने में कितना बड़ा रोड़ा बन सकता है। इतने गंभीर आरोप हों, जब घटनास्थल से सबूत देर से जुटाए जाए तो जांच पर सवाल उठना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। यह मामला सिर्फ एक नीट छात्रा की मौत का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की जवाबदेही का भी है जिससे हर आम नागरिक न्याय की उम्मीद करता है। सवाल अभी खत्म नहीं हुए और शायद यही सवाल इस केस की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर निकल रहे हैं। खैर, जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। जो चौथा थ्योरी हमने बताया कि वो लगातार किसी नंबर से बातचीत की जा रही थी, इसकी पुष्टि एयर नाउ अभी वर्तमान स्थिति में नहीं करता है, लेकिन ऊपर के जो 3 थ्योरीज हैं इस पे सोचना लाजमी है, क्योंकि यही जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं गुनहगार तक, मुजरिम तक, पुलिस को पहुंचा सकती है। खैर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।